नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर मैं निरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो हमारा करंट अफेयर का था, जिसमें आप छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखे थे। यह करंट अफेयर आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस करंट अफेयर में हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कुल महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। अपने पास करीब करीब 300 क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से मैं 40 क्वेश्चन बता चुका हूं। अब आगे का जो 40 क्वेश्चन रहेगा हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो 100 का एक और सीरीज लेकर आऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। टोटल 300 क्वेश्चन मैं दूंगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और सारे क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, आपके काम का ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि देख चुके हैं यहाँ पे, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर 2022 तक का। इसमें हम वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। 40 क्वेश्चन बन चुका है, आप नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, वहां पे आपको सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, देखिए, भारत के द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन है बिपिन रावत, दूसरा अनिल चौहान, तीसरा मुकुल रोहतगी, चौथा तुषार मेहता। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अनिल चौहान। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो है अनिल चौहान जी है। ठीक है, और बिपिन रावत की यदि हम बात करते हैं, ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ओके, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से, जिनके निधन के बाद यह जो पद था वो खाली हो गया था। अब अनिल चौहान जी हैं। ओके, कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं। ओके, दूसरे नंबर के, कौन से क्रम के हैं, तो यदि दूसरे नंबर के हैं इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जनरल बिपिन रावत के बाद देश के दूसरे सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने थल सेना, ठीक है, ये कहाँ के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो ये थल सेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने सीडीएस के कमान को संभाल ली है। ठीक, उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के संचालन का व्यापक अनुभव है। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों, भारत के नवीन यानी कि दूसरे क्रम के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो वो अनिल चौहान जी है। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नीति आयोग के सीईओ, नवीन सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन बी सुरेश एन पटेल, ऑप्शन सी मनोज सोनी, ऑप्शन डी संजीव कपूर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इनका चित्र। ठीक है, आपको याद होगा इनका जो नीति आयोग के जो नवीन सीईओ है वो है परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, और आपको बता दूं कि परमेश्वरन अय्यर जो है वो अमिताभ कांत का जगह लिए हैं। ओके, इससे पहले जो सीईओ थे वो अमिताभ कांत थे। ठीक, तो देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, आईएएस ऑफिसर थे पहले। ठीक, ध्यान रखेंगे, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने अमिताभ कांत की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो गया था। ठीक है, यानी कि ये पदभार ग्रहण किए हैं 30 जून से। ओके, नीति आयोग के सीईओ के रूप में उनकी नियुक्ति पर बीते 24 जून को ही मुहर लग गई थी। ठीक है, ये कुछ खास काम का नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखेंगे, नीति आयोग के अभी जो वर्तमान सीईओ है वो परमेश्वरन अय्यर है। किनके जगह लिए हैं, तो अमिताभ कांत के जगह लिए हैं। बस ये 2 पॉइंट को आप याद रख लेंगे। ठीक, और नीति आयोग क्या है, तो भी आपको पता होगा, योजना आयोग, जो पंचवर्षीय योजना जो चलता था उसके स्थान पर नीति आयोग को दिया गया है। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना नहीं चलता हमारे यहाँ, नीति आयोग के द्वारा जो भी डिसीजन मेकिंग का जो काम होता है इनके अनुसार ही भारत में जो योजना वगैरह लागू होता है इसके आधार पर ही होता है। ओके, चलिए अब अगला देख लेते हैं। भारत के नवीन महान्यायवादी हेतु किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको बताना है भारत के नवीन महान्यायवादी, ऑप्शन ए सुमन कुमार बेदी, ऑप्शन बी अनिल चौहान, ऑप्शन सी आर वेंकट रमनी, ऑप्शन डी राजीव कुमार। देखिए, थोड़ा फास्ट मोड में पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल्स में इसमें दे भी नहीं रहा हूं दोस्तों। मैं बीच बीच में मंथली वाला जो करंट अफेयर बनाता हूं ना, उसमें काफी डिटेल्स देता हूं।
काफी लंबा रहता है हमारा वीडियो, तो बहुत ज्यादा डिटेल्स और अच्छे से समझना है करंट अफेयर, तो ये छोटा मोटा 2-3 लाइन से आप ज्यादा अच्छा नहीं सीख पाएंगे। ये वन लाइनर फैक्ट के लिए काम आएगा दोस्तों, आपका वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह के। लेकिन आप लंबे समय तक किसी चीज को याद करना चाहते हैं ना, तो बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को पूरी तरह से समझे। जैसे कि महान्यायाधीश कौन है, ये भारत के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इनका कार्य है, ठीक है, क्या इनकी जिम्मेदारी है। वैसे महान्यायवादी जो होता है ना, भारत के प्रमुख अटॉर्नी जनरल होते हैं, मतलब वकील, सर भारत सरकार का वकील है समझिए एक तरफ से। ओके, देखिए इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं तो, ठीक है, और वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आर वेंकट रमनी। ओके, ध्यान रखेंगे ये 16वें क्रम के महान्यायवादी है भारत के। तो वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमनी को 3 साल की अवधि के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। वेंकट रमनी नए जनरल अटॉर्नी जनरल के रूप में के वेणुगोपाल, ध्यान रखेंगे किसके स्थान पर आए हैं, तो के वेणुगोपाल के स्थान पर आए हैं। देखिए इनको शपथ दिलाने का कार्य किसका रहता है, वो है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जो है 1 अक्टूबर 2022 को भारत के महान्यायवादी के पद पर इन्हें नियुक्त किए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसे तो ये शपथ नहीं होता, इसका नियुक्ति ही होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक, ऑप्शन ए एंटोनियो गुटरेस, ऑप्शन बी डेविड मलपास, ऑप्शन सी अजय माथुर, ऑप्शन डी कसाबा कारुशी। ओके, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्षता जो अभी हाल ही में हुआ था 77वें सत्र का, कसाबा कारुशी ने किए थे, ध्यान रखेंगे कसाबा कारुशी जो है 77वें सत्र की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ध्यान रखेंगे अब्दुल रज्जाक गुरनाह। ओके, ऑप्शन बी लुइस ग्लुक, ऑप्शन सी एनी एक्सी, ऑप्शन डी और पीटर एग्रे, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एनी एक्सी, ध्यान रखेंगे एनी एक्सी नहीं है, एर्नॉक्स है, सुधार देंगे इसको, एर्नॉक्स, ठीक है, एनी एर्नॉक्स, ध्यान रखेंगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो 2022 का है एनी एर्नॉक्स को मिला था, और 2021 की यदि हम बात करते हैं तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला था। ओके, देखिए साहित्य में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नॉक्स को मिला था। किस लिए मिला था? तो उसके साहस और नैदानिक तीक्ष्णता, इसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है, इसलिए दिया गया था। और 2021 में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच संघर्ष में शरणार्थियों के भाग्य के बारे में उनके अडिग व करुणामय कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया था। याद रखना बहुत जरूरी है, यदि 2021 का पूछ दे तो आपको भी पता होना चाहिए कि पिछले साल जो था वो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला था। ओके, और इस बार जो है वो एनी एर्नॉक्स को मिला है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज 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 आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका शेयर जो है दोस्तों हमें काफी मोटिवेशन देता है, तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक है, तो देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है उत्तराखंड, ध्यान रखेंगे। ये जो दिख रहा है दोस्तों ये टेलीस्कोप है। ओके, देखिए इस टेलीस्कोप को नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के स्वामित्व वाले देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। खगोल विज्ञान अनुसंधान के लिए विकसित किया गया यह दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। कैसा टेलीस्कोप है दोस्तों? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, दुनिया का पहला, ध्यान रखेंगे। यहाँ यह दुनिया में कहीं भी चालू होने वाला अपनी तरह का अकेला टेलीस्कोप है, इसका मतलब ये कहीं भी चालू किया जा सकता है इसको। कहाँ है? तो नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कौन सा इंस्टीट्यूट में है? तो
आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर घर राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम के प्रति केंद्र सरकार का उद्देश्य क्या था? तो केंद्र सरकार का क्या उद्देश्य था? आपको पता होगा कि आजादी के 75वें वर्ष गांठ पर भारत सरकार जो है अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी के तहत नागरिकों के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो, इसीलिए हर घर राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। ठीक है, तो देश प्रेम की भावना बढ़ाना, स्वतंत्रता दिवस मनाना और अमृत महोत्सव मनाना। तो इसका सही हो जाएगा उत्तर जो है सभी हो जाएगा। ओके, देखिए आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सरकार ने लोगों से अपील की है कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा फहराया जाए। इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ घरों का लक्ष्य तय किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये करीब करीब सप्ताह भर चला था, एक सप्ताह का ये कार्यक्रम था, इसे भी आप ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व बैंक ने अत्यंत गरीबी के लिए नया मानक स्थापित किया है। तो अत्यंत गरीबी के लिए जो नया मानक है दोस्तों वो 167 रुपया है। ध्यान रखेंगे, मतलब एक व्यक्ति अगर एक दिन में 167 रुपया कमा रहा है, इसका मतलब जो है वो अत्यंत गरीबी के श्रेणी में है। ठीक, विश्व बैंक ने अब अत्यंत गरीबी के लिए नया मानक स्थापित कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 167 यानी कि 2.25 डॉलर रुपए कमाता है या कम कमाता है तो वह अत्यंत गरीब माना जाएगा। ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे। 167 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया जाएगा? G20 शिखर सम्मेलन 2023 बहुत इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं लोगो, भारत जो है एक साल के लिए, भारत को एक साल के लिए G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में कहा दोस्तों? बाली। इसको भी याद रख लेंगे, इंडोनेशिया के बाली में हुआ। जिसके बाद भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा यानी कि वर्तमान में अब कर चुका है। ठीक है, 1 दिसंबर से अध्यक्षता ग्रहण किया है। अब 1 दिसंबर 2022, ध्यान रखेंगे 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत जो है G20 का अध्यक्षता करेंगे। एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, भारत जो है ना G20 का सदस्य नहीं है। ठीक है, G20 जो संगठन है इसका सदस्य भारत नहीं है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। चलिए ठीक, और G20 क्या है? जो विकसित देश है उसका एक संगठन है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी कितने वर्ष पूरे हो गया है? तो देखिए आपको पता होगा कि 1 जुलाई को जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, और आज कितने साल हो गया? जुलाई की बात करूं तो 2017 में। ओके, 2017 में जीएसटी लागू हुआ और आज यदि हम बात करते हैं 2022 का तो ये 5 वर्ष हो चुका है। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी एक्ट लागू होने के साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और व्यापार पर लगने वाले सभी दूसरे टैक्स खत्म हो गए। जो जीएसटी में जो वैट लगता था, खासतौर पे दोस्तों, मतलब जो कर लगता था वैट कोई उत्पाद खरीदने पे, ये वैट समाप्त हो गया है। अब जीएसटी लगता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यदि स्टेट में है तो स्टेट जीएसटी लगता है, और यदि सेंट्रल का है तो सेंट्रल जीएसटी लगता है, और एक और हो जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इस तरह से जीएसटी को कई भाग में बांटा गया है। लेकिन जो चरण बाई चरण जो टैक्स लगता था वो समाप्त हो गया। अब अंतिम रूप से किसी वस्तु पर टैक्स लगता है। ठीक है, कितने साल हो गया? तो 5 वर्ष। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। मिस इंडिया 2022, ध्यान रखेंगे मिस इंडिया 2022, ये भी मिस इंडिया कौन सा है? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 है। ओके, किसने प्राप्त किया है? तो मानसा वाराणसी, दूती चंद, सिनी सेठी, कविता शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनी सेठी। ठीक है दोस्तों, 2021 की यदि हम बात करते हैं ना तो 2021 में मानसा वाराणसी था। अब मानसा वाराणसी जो है ना सिनी सेठी को ताज पहना है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्व मिस इंडिया होता है, जो पूर्व में होता है, वो आने वाले ये वर्तमान को
क्या करता है, ताज पहनाकर संबोधित करता है। ठीक है, चलिए, भारत की बेटी सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, कितनी साल की है ये, तो 21 साल की है। कहाँ की रहने वाली, तो कर्नाटक की। इतना आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ठीक है, की प्रमुख विशेषता नहीं है। भारत का लिंगानुपात 1020 होगा या होना है। भारत में प्रजनन दर 2% होना है। 2.1% की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट मार्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि जो सही उत्तर हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब ये है ये सभी के सभी इसकी प्रमुख विशेषता है। देखिए, वर्तमान में भारत का लिंगानुपात 1020 हो चुका है। इसके अनुसार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार बता रहा हूं मैं। ओके, भारत में प्रजनन दर 2% है और 2.1% की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट मार्क कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या यहाँ पे स्थिर है। ठीक है, यदि हम जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जनसंख्या होता है वो स्थिर माना जाता है। ठीक है, यदि कहीं 2.1% का यदि रिप्लेसमेंट मार्क आता है तो। चलिए देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट ने यह महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया कि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि राष्ट्रीय प्रजनन दर 2.2 से कम होकर 2.0 पहुंच गया है। वर्तमान में कितना है, तो 2.0 है। प्रति महिला औसत प्रजनन दर 2.1 को रिप्लेसमेंट मार्क के रूप में जाना जाता है, यानी इस औसत पर जनसंख्या कमोबेश स्थिर रहती है। ठीक है, इसका मतलब है जनसंख्या ना बढ़ेगी ना घटेगी। यह पहली बार हुआ है कि देश में राष्ट्रीय प्रजनन दर यानी कि रिप्लेसमेंट मार्क से नीचे चली गई है ना। 2.1 को माना गया रिप्लेसमेंट मार्क, वर्तमान में भारत में है 2.0। तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इससे क्या होगा, जनसंख्या कुछ तो कंट्रोल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, अपर्णा बाला मुरली। ऑप्शन बी, मनोज मुंतशिर। ऑप्शन सी, आशा पारेख। ऑप्शन डी, रणवीर सिंह। तो देख सकते हैं आप, ये आशा पारेख जी है। ठीक है, और ये पुराना एक्ट्रेस है। तो आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, और कब का है, तो ये 2020 का। ठीक है, 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है आशा पारेख को दिया गया है। इससे पहले 2019 में रजनीकांत को और 2018 में अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा इसको पुरस्कार जो है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जितना भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये छठा हुआ क्वेश्चन है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप स्टेट एग्जाम दे रहे हैं या सेंट्रल एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी आप एग्जाम दीजिए, आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो देख लीजिए, साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, और किसे प्रदान किया गया, तो ध्यान रखेंगे किसे प्रदान किया गया है, तो गीतांजलि श्री को। ओके, किस साहित्य के लिए मिला है, तो इसे टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया, यानी कि रेत की समाधि। ध्यान रखेंगे दोस्तों, रेत की समाधि के लिए इसे मिला गया है। ठीक है, किसे, गीतांजलि श्री। तो देखिए, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे प्रदान हुआ है इस साल, तो 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो गीतांजलि श्री को मिला है। किस साहित्य के लिए मिला है, तो टॉम्ब ऑफ सैंड। देखिए क्या होता है ना, ये पुरस्कार जो है ना, अनुवादित बुक को दिया जाता है। अनुवादित बुक, पहले जो था रेत की समाधि था, इसे अनुवाद करके टॉम्ब ऑफ सैंड में बदला गया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी के लिए गीतांजलि श्री को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और पहली बार है जो किसी भारतीय को यह पुरस्कार प्रदान हुआ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, 31वां व्यास सम्मान प्राप्तकर्ता अजगर वजाहट को उसकी किस रचना के लिए पुरस्कृत किया गया है। पहली बात तो आप ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, 31वां व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ है या किसे प्रदान किया गया है, तो आप याद रखेंगे असगर वजाहट को प्रदान किया गया है। ठीक है, अब किस लिए दिया गया है, तो उसकी जो कृत्य है महाबली, ध्यान रखेंगे महाबली के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। देखिए, 31वां व्यास सम्मान हिंदी के जाने माने लेखक डॉक्टर
असगर वजाहत को नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदान किया गया है। डॉक्टर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। महाबली नाटक मुगल सम्राट अकबर और तुलसीदास पर केंद्रित है। ध्यान रखेंगे महाबली जो है किस पे केंद्रित है, तो मुगल सम्राट जो अकबर जी हैं उसके और कवि तुलसीदास जी के जीवन पर है ये। ओके, इतना आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे। तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये लता मंगेशकर भी है, ध्यान रखेंगे शॉर्ट में बात करते हैं ना, तो लता मंगेशकर, ठीक है, लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। कब? देखिए 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है? यदि हम क्षेत्र की बात करते हैं तो समाज सेवा ही है, इसे आप याद रख लेंगे, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, जापान, रूस, चीन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन, ध्यान रखेंगे, 2022 उज्बेकिस्तान में, यानी कि कहां? समरकंद स्थान है दोस्तों, ये उज्बेकिस्तान में समरकंद नामक स्थान पर आयोजित किया गया है। समरकंद घोषणा पर सदस्य राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, यहाँ पे समरकंद घोषणा हुआ था। ठीक है, भारत ने वर्ष 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता संभाली है। ध्यान रखेंगे ये भी आईएमपी है कि 2023 में जो यानी कि 23वां है ना, 23वां जो संघाई सहयोग संगठन है, इसका अध्यक्षता कौन करेगा या कहां होगा? तो वो भारत है। ठीक है, सही उत्तर, ध्यान रखेंगे। और एक चीज और देख लीजिए कि संघाई सहयोग संगठन के जो भारत जो है सदस्य भी है। चलिए अगला क्वेश्चन। खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 की चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार चावल का उत्पादन कितना मिलियन टन है? चतुर्थ अग्रिम अनुमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टेट पीएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे रट लीजिए, है ना, वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम। ओके, चलिए 130 मिलियन टन सही उत्तर हो जाएगा इसका, 130 मिलियन टन। देखिए कुल खाद्यान्न कितना है? तो 315.72 मिलियन टन है। ठीक है, 315 याद रख लेंगे, 315 जो है इसका कुल खाद्यान्न है, लेकिन चावल में कितना है? तो 130.29 मिलियन टन है। गेहूं में 106 मिलियन टन, पोषक मोटे अनाज में 50 मिलियन टन, ये लगभग 51 हो गया, और मक्का में 33.62 मिलियन टन। ये 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा। बाकी इसमें तो और भी बहुत सारा पॉइंट है, मगर आप याद देखेंगे पिछला एग्जाम में मैंने देखा था सीजीपीएससी के एग्जाम में, प्री एग्जाम में पूछा गया था कि कितना था, चावल का पूछा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी चावल का एक क्वेश्चन बनाकर दे दिया हूँ, लेकिन फिर भी से कुल खाद्यान्न की बात करेंगे तो 315.72 बोल देंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में संपन्न हुआ? बिम्स्टेक, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, देखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं मेंस एग्जाम का, तो मेंस एग्जाम में ये टॉपिक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संगठन। देखिए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में संपन्न हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है श्रीलंका। ठीक है, देखिए बिम्स्टेक की स्थापना 25 वर्ष, इसकी स्थापना हुए 25 साल भी हो चुके हैं। इसी कड़ी में हाल ही में 5वीं, कौन सा क्रम का है? तो यदि क्रम पूछा गया तो 5वीं, ध्यान रखेंगे, बिम्स्टेक समिट आयोजित किया गया है। मेजबानी वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका ने की है, जो इस समय बिम्स्टेक के अध्यक्ष भी हैं। इसका अध्यक्ष, अगला अध्यक्ष जो है थाईलैंड होगा। देखिए ये जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ अभी 2022 में, कौन किया? तो श्रीलंका किया। इसके बाद कौन करने वाले हैं? तो थाईलैंड। ओके, इतना आप याद रख लेंगे। इसका देखिए लास्ट टाइम कब हुआ था यदि बात करते हैं, देखिए पांचवा जो है श्रीलंका, छठवां जो है थाईलैंड, और यदि चौथा की बात करते हैं तो ये था काठमांडू, यानी कि नेपाल।
ठीक, तो ये 3 को याद रख लीजिए। कौन कौन सदस्य देश है? तो बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। तो ये 7 जो है सदस्य देश। देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इसके सदस्य देश कौन है या कौन नहीं है। तो देख लीजिएगा, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जो भी देश है वही इसके सदस्य देश है, इतना आप याद रख लेंगे, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार ये सब देखने को मिलता है दोस्तों। इसलिए और ध्यान रखेंगे भारत जो है बिम्स्टेक को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिए हैं? ध्यान रखेंगे इस्तीफा देने वाले कौन हैं, तो ये देख सकते हैं लीज ट्रस, ठीक है, लीज ट्रस दिए हैं। और इससे पहले जो प्रधानमंत्री था लीज ट्रस से पहले तो बोरिस जॉनसन है, ओके, कौन है? बोरिस जॉनसन, है ना। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है ऋषि सुनक। ध्यान रखेंगे भारतीय मूल के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भारतीय मूल के हैं इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ठीक है, ऋषि सुनक, ओके। तो ऋषि सुनक जो है भारतीय मूल के हैं और वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक। चलिए लेकिन यहाँ उत्तर हो जाएगा लिज ट्रस। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर निम्न में से कौन है? तो पहला स्वदेशी सर्वर निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए रुद्र, ऑप्शन बी शिवा, ऑप्शन सी विक्रांत और ऑप्शन डी निशान। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आता ही है। एक ये सर्वर से आ गया, फिर किसी मिसाइल को लेकर आ गया, उपग्रह को लेकर आ गया, फिर उसके बाद जो लॉन्च पैड है वहां से आ जाता है क्वेश्चन, एक किस क्षेत्र से लॉन्च किया जा रहा है वहां से क्वेश्चन बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस तरह का चीजें दिमाग में रखना चाहिए। देखिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 3 दिसंबर 2021 को भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया है, ओके, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से देखिए राज्य मंत्री भी याद हो जा रहा है, यहाँ से राजीव चंद्रशेखर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2022 में जारी हुई सूची के अनुसार विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन, 100% आएगा ही आएगा, ठीक है, जून तक तो इंपॉर्टेंट ही है ये। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रंटियर। कहाँ के हैं? तो यूएसए का। देखिए जून 2022 में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची का 59वां संस्करण जारी किया गया है और सबसे तेज है ना, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। फ्रंटियर कहाँ के हैं? तो अमेरिका के। इसकी अधिकतम संसाधन गति है ना, स्पीड की बात करते हैं तो 1102 पेटा फ्लॉप्स है, ठीक है, पेटा फ्लॉप। आज हम लोग जो वर्तमान में कंप्यूटर यूज करते हैं दोस्तों वो तो गीगा हर्ज में रहता है इसका स्पीड, है कि नहीं। अब इसका स्पीड देख लीजिए, है ना, पेटा फ्लॉप्स है। चलिए तो देखिए और जो अन्य कंप्यूटर है यदि दूसरे नंबर पे बात करते हैं, देखिए दूसरे नंबर पे आ जाएगा फुगाकू जापान का है, तीसरे नंबर पे कौन है? तो ल्यूमी है फिनलैंड का, चौथे नंबर पे है समिट, पांचवें नंबर पे है सियरा। मतलब देख लीजिए टॉप 5 में यूएसए का 3 कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा मार्स ऑर्बिटर मिशन हेतु किसे प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया? किस प्रक्षेपण यान, है ना, आपको पता होगा कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है इसरो द्वारा चालू किया गया था, आज वर्तमान में समाप्त हो गया है। तो किस मिशन प्रक्षेपण यान द्वारा जो है इसका प्रक्षेपित किया गया था इसको जो है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PSLV-C25। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला जो है भारत का बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है ये दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद से डिटेल्स पढ़ते हैं। देखिए इसको शॉर्ट में मॉम भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। मार्स ऑर्बिटल मिशन मंगल की परिक्रमा करने वाली एक अंतरिक्ष है जांच है, ठीक है, और मंगल ग्रह भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है, ओके। मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ध्यान रखेंगे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, इतना याद रख लेंगे। कौन सा? यदि हम बात करते हैं
लॉन्च पैड है तो PSLV C25। ठीक, अब वर्तमान में जो है समाप्त हो गया है, जिसका जीवन काल करीब 8 वर्ष तक रहा है और 8 वर्ष बाद जो है इसका समाप्ति हो चुकी है। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो 2013 का ये लॉन्च हुआ, लेकिन आज क्यों प्रासंगिक बना हुआ है? क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह में गया और वहां पे जीवन की तलाश तलाश की है कि वहां संभावना है कि नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा कि बहुत सारे एजेंसी जो है, अंतरिक्ष एजेंसी, मंगल पे जीवन तलाशने की पूरा कोशिश कर रहे हैं और सबको ये लग रहा है कि आने वाले समय में मंगल में भी एक बस्ती बसाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का विश्व में स्थान प्राप्त है। तो भारत का विश्व में स्थान जो प्राप्त है वो है 31वां। देखिए, मानव विकास सूचकांक है ना, किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी है ना, यूनाइटेड नेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। चलिए, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार भारत जो है 131वें स्थान पे है। टोटल देश कितना है दोस्तों? तो टोटल देश है 189 देश है ना, 189 देश है। उन 189 में भारत जो है 131वें स्थान पर है, बहुत ही पिछड़ा हुआ है। ठीक है, इससे अच्छा स्थिति में देख लीजिए कौन है। श्रीलंका है, चीन है, एक बांग्लादेश है, भूटान है। ठीक, और यदि हम बात करते हैं पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, ये पीछे है हालांकि, लेकिन देख लीजिए श्रीलंका का स्थिति बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम श्री योजना संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना से क्वेश्चन भी आता है और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना विद्यालयों की मॉडिफाई के लिए है, मतलब जो जीर्ण हो चुका है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं कि आत्मानंद स्कूल खोला जा रहा है, तो क्या है, जो पुराने स्कूल को है और अच्छे से डेवलप किया जा रहा है इंग्लिश मीडियम के तौर पे। उसी प्रकार पीएम श्री योजना जो है ना, जो पुरानी स्कूल है उसको डेवलप किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, किसानों के कल्याण हेतु, उर्वरकों के विकास हेतु, चिकित्सालयों के विकास हेतु, स्कूलों के विकास हेतु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं टीचर डे के दिन इसका लॉन्च किया गया है, पीएम श्री। देखिए, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। अभी 14,500 स्कूल का चयन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए क्या लिखा है, मौजूदा स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाने का राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का योजना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही उत्तर देख लीजिए। भारत में कथन क्या है? भारत में चीतों का पुनर्वास किया जा रहा है। चीता अफ्रीका महाद्वीप से लाया गया है। लाए गए कुल चीतों की संख्या 8 है। तो हाँ, लाए गए कुल चीतों की संख्या 8 है। अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान रखेंगे कहां से? तो नामीबिया, ध्यान रखेंगे नामीबिया है। ओके, ध्यान रख लेंगे। और भारत में आपको पता होगा दोस्तों, भारत में एक भी चीता नहीं है, इसी के लिए भारत में जो है 8 चीतों को लाया गया है। अब देखिए, अब ये 8 से 80 करना है और 80 से 8,000 करना है और 8,000 से और इसकी संख्या को बढ़ाना है, चाहे वो 80,000 ही क्यों ना हो जाए। ओके, चलिए, तो तीनों सही है स्टेटमेंट यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम वन विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। देखिए, भारत में अपना पहला वन विश्वविद्यालय बनाने जा रहा है। ठीक है, कौन? तेलंगाना। वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को तेलंगाना विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। वानिकी विश्वविद्यालय भारत में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, जैसे कृषि विश्वविद्यालय होता है वैसे ही वानिकी विश्वविद्यालय भी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना दोस्तों, महारत्न कंपनियों की कुल कितनी संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। और नवरत्न कंपनियां कितना है? तो 13। 13 कितना है? ये क्या है? तो नवरत्न कंपनी। ठीक है, याद रख लेंगे। ठीक, चलिए देखिए कौन कौन सा 12 कंपनी है। तो ONGC, IOCL, NTPC, सेल, CIL, भेल, गेल, BPCL, PFC, HPCL, PGCIL, SAIL। ठीक है, ध्यान रखेंगे
ये थोड़ा अलग है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दो अलग अलग है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए, भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र में कौन सा क्रम है? ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन से क्रम की प्रधानमंत्री है। तो 15वीं राष्ट्रपति देख सकते हैं यहीं पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 15वां। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जनजाति से संबंधित है, तो ये संथाल जनजाति से। आपको बता दूं कि प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है, ठीक है, और द्वितीय महिला राष्ट्रपति है, ये भी याद रख लेंगे। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति और द्वितीय महिला राष्ट्रपति। तो पहले महिला राष्ट्रपति कौन है तो आपको पता होगा। तो पहली महिला राष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो वो प्रतिभा पाटिल है। ध्यान रखेंगे पहली कौन है तो प्रतिभा पाटिल या प्रतिभा देवी पाटिल जी है। ओके, वर्तमान में आज दूसरे नंबर पे कौन है तो द्रौपदी मुर्मू है, संथाल जनजाति प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति और 15वीं राष्ट्रपति है। ध्यान रखेंगे। इससे पहले भी कौन था, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। देश में राष्ट्रपति चुनाव की तिथि को संपन्न हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 जुलाई 2022 को। देखिए रामनाथ कोविंद, चलिए पता चल गया आपको। इसका कार्यकाल जो है 24 जुलाई को पूरा हुआ है। ओके, 15 जून को अधिसूचना जारी किया गया राष्ट्रपति चुनाव हेतु। 29 जून तक नामांकन का डेट था। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 18 जुलाई जो है सही उत्तर हो जाएगा। मतगणना जो है हुआ 21 जुलाई को हो गया था और 25 जुलाई को शपथ हुआ था, यानी कि 25 जुलाई को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो शपथ ग्रहण की थी चीफ जस्टिस के सामने। ओके, तो कब हुआ था चुनाव तो ध्यान रखेंगे 18 जुलाई है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे, है ना, 21 नहीं था, माफ कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मून मिशन, ध्यान रखेंगे आर्टेमिस 1 मून मिशन संपन्न किया है। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना था, यह है नासा का। ध्यान रखेंगे मंगल मिशन। देख अभी मैंने मंगल मिशन पे भी चर्चा किया कि वहां पे मानव बस्ती बसाने की योजना चलाया जा रहा है। देखिए आर्टेमिस 1 मिशन जो है नासा के मंगल मिशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। नासा इस मिशन के जरिए चांद पर ओरियन अंतरिक्ष यान भेज रहा है। अंतरिक्ष यान 42 दिनों में चांद की यात्रा कर वापस लौटेगा और ये वापस लौट भी चुका है ना, ध्यान रखेंगे। 50 साल पहले यूएस अपोलो मिशन के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने की दिशा में यह बड़ा कदम है, अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने का। ओके, ध्यान रखें इस पॉइंट को। ठीक, चलिए नासा यानी कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्पेस एजेंसी से दो और याद रख लेंगे जो प्राइवेट है, निजी है। एक तो एलन मस्क का है, ठीक, और दूसरा जो है जेफ बेजोस, इसको भी आप याद रख लेंगे। तो जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन है और एलन मस्क का है स्पेस एक्स। चलिए, तो एलन मस्क का स्पेस एक्स, जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन, ये याद रख लेंगे, ये भी निजी है, प्राइवेट क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्पेस एजेंसी है। अगला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, देख सकते हैं भारत को जो है 107वां स्थान प्राप्त हुआ है ना। इंडेक्स से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक, तो कुल कितना है तो 121 देशों की श्रेणी में, ठीक है, भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ। देखिए भारत इसमें भी पिछड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी प्रतिशत के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत किया है ना, आपको बताना है इसका क्या उत्तर हो जाएगा, कितना प्रतिशत किया है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है 6.8%, ऑप्शन बी 4.7%, ऑप्शन सी 7.4% और ऑप्शन डी जो है 8.2% है। तो इसका सही उत्तर नंबर ए 6.8% है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मंगलवार को जारी भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को दूसरी बार कटौती किया है। यानी कि देखिए सबसे पहले कितना तय किया गया था 8.2% को, उसके बाद कटौती करके 7.4% किया गया, उसके बाद और कटौती करके 6.8% कर दिया। वर्तमान में इतना अनुमान है, यानी कि जो जीडीपी जो ग्रोथ रेट होगा भारत का 2022-23 का, वो आईएमएफ के अनुसार जो है 6.8 होगा, इतना बोलना चाह रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G सेवा लॉन्च किस स्थान पर किया गया,
तो दिल्ली। ध्यान रखेंगे कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए कि 5G सेवा जो है लॉन्च हो चुका है भारत में। अब बहुत जल्द ही भारत के कोने कोने तक ये 5G सेवा फैल जाएगा। और वर्तमान में कौन सा सेवा चल रहा है, 4G। समझेंगे, इससे 100 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगा आपको 5G में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह मतलब 1 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे 1 अक्टूबर 2022, ठीक है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवा वो की लॉन्चिंग किए। ओके, यह लॉन्चिंग भारतीय मोबाइल सम्मेलन के 6ठे संस्करण में हुआ है। ठीक है, वर्तमान में 13 शहरों में 5G सेवा शुरू हो गई है। इनमें कौन कौन से प्रमुख है देख लीजिए, ये कौन कौन से है, तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर शामिल है। तो ठीक, भारतीय मोबाइल सम्मेलन के 6ठे संस्करण में 5G सेवा को लॉन्च किया गया 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में। ओके, इतना आप याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। WHO द्वारा किस चिकित्सा संस्थान को क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए एम्स नई दिल्ली, ऑप्शन बी BHU वाराणसी, ऑप्शन सी किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ऑप्शन डी PGI चंडीगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा PGI चंडीगढ़। ठीक है, किससे दिया गया, तो तंबाकू नियंत्रण के लिए, है ना, तंबाकू नियंत्रण के लिए इसे PGI चंडीगढ़ जो कॉलेज है उसे प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीना गुप्ता को। देखिए, प्रतिवर्ष जो है रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है युवा गणितज्ञों को। ओके, तो इस बार जो है नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है। ठीक है, कब का है, तो ये 2021 का पुरस्कार है, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो विल स्मिथ। ध्यान रखेंगे, विल स्मिथ काफी चर्चा में रहे हैं क्योंकि उस समय एंकरिंग जो कर रहे थे थोड़ा सा कॉमेडी कर दिए थे इसकी बीवी को लेकर। ओके, तो उन्होंने उनको जो है चाटा मार दिया था, वहां पे और ज्यादा फेमस भी हो गए थे ये। ठीक है, हालांकि इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी, खैर अलग बात है वो। तो 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में अभिनेता, है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में विल स्मिथ को आपको दिखाऊंगा विल स्मिथ, है ना, कैसा दिखाई देता है। तो चलिए याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। कोडा याद रख लेंगे, अभिनेता विल स्मिथ, अभिनेत्री जेसिका चेस्टन, और एक और याद रख लीजिएगा, ठीक है, निर्देशक। यदि निर्देशक की बात किया जाए तो यहाँ पे खैर निर्देशक तो नहीं है, फिलहाल 3 को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो बाफ्टा में जो प्राप्त किया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सुसाइड स्क्वाड 2। ध्यान रखेंगे, सुसाइड स्क्वाड 2 जो है, ठीक है, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार है, देख सकते हैं इसको, ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड 2022। ओके, चलिए ये है दोस्तों विल स्मिथ। ध्यान रखेंगे, ये है विल स्मिथ, और यही जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चयन हुए हैं। ठीक है, किसमें चयन हुए हैं तो बताइए, ऑस्कर में। ओके, देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म है बाफ्टा का द पावर ऑफ द डॉग, है ना, ध्यान रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ध्यान रखेंगे कौन है, द पावर ऑफ द डॉग। ध्यान रखेंगे, ये गलत हो गया दोस्तों, इसे आप नहीं देखेंगे, द पावर ऑफ द डॉग जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद निर्देशक को देख लीजिए, जैन कैंपियन है, इसे भी मिला है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, यही है विल स्मिथ। और उसके बाद अभिनेत्री की बात करते हैं तो जोआना स्कैनलान। ओके, चलिए इतना आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चर्चा में है ना, बाफ्टा पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, साथ ही साथ ऑस्कर अवार्ड भी प्राप्त किए हैं, तो फेमस हो गए हैं, है ना। किसके लिए है, द पावर ऑफ द डॉग के लिए है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चित पुस्तकें एवं उसके लेखक को सुमिलित कीजिए। ठीक है, पुस्तक है द ब्लू बुक, टॉम ऑफ सैंड, फियरलेस गवर्नेंस, टू हेल एंड चेक। टॉम ऑफ सैंड अभी हमने पढ़ा था, टॉम एंड सैंड गीतांजलि श्री का है, ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बी का
4, तो ऑप्शन बी सी डी सब में है दोस्तों। अब फिर दूसरा चूज कर लीजिए, क्या हो सकता है? तो एक है फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है। तो फियरलेस गवर्नेंस जो है किसका है, देख लीजिए फियरलेस गवर्नेंस तो किरण बेदी, ध्यान रखते हैं ये राज्यपाल भी रही है पुडुचेरी की, ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस। तो अब इस तरह से देख लीजिए, या तो सी होगा या तो डी होगा। और द ब्लू बुक की यदि हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, द ब्लू बुक अमिताभ, ध्यान रखेंगे अमिताभ कुमार के हैं। तो ये तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। टू हेल एंड बैक, टू हेल एंड बैक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बरखा दत्त का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चर्चित पुस्तक के है, एग्जाम में आता है और इस तरह से आप बना सकते हैं। दोस्तों 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 20 क्वेश्चन और बच गया है, वो स्पोर्ट्स का है। इसे मैं नेक्स्ट 1 या 2 दिन में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से कुल 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, किसी प्रकार का, चाहे केंद्रीय स्तर का हो या स्टेट लेवल का हो, उसमें ये सारा क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन कलेक्ट किया हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन को उठा के नहीं डालो यहाँ पे, अननेसेसरी कोई क्वेश्चन नहीं है। जितना भी क्वेश्चन है, छटा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, इसी तरह का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है, मिलेगा भी। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों, इजाजत दीजिए, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे दोस्तों उतना हमें फायदा होगा और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए इसी तरह कार्य करने को और ज्यादा हम प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद। और हाँ, फिर इसका पीडीएफ हमारे चैनल पे जरूर ले लीजिएगा, सीजीपीएससी ड्रीम अकेडमी, मैं आपको लिंक में भी दे दूंगा, चैनल का लिंक, ठीक है। तो वहां से आप ले भी सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों।